सिंह सुक्खू जो हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि 5 साल हमारी सरकार चलेगी और 5 साल हम इस सरकार में जो है वो कायम रहेंगे। और लगातार उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम तरह की बात कही है। और जो 6 बागी विधायक हैं जिन्होंने वोट किया है, उनके सस्पेंशन की मांग जो है वो की गई है। वो देखना होगा कि उसको लेकर क्या फैसला किया जाता है। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर ये नजर आता है कि अभी फिलहाल एज लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये अभी सस्पेंस पूरी तरीके से बरकरार है। हालांकि अपनी वो दावेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पता चला है कि ना सिर्फ 6 विधायक बल्कि 6 से ज्यादा विधायक है जो पर्यवेक्षक गए हैं, जिन्होंने उन तमाम विधायकों से जो बात की है और बात करके उन्होंने कहा है कि शायद उन 6 विधायकों में से भी कुछ विधायकों ने, ऐसी खबर है कि 3 विधायकों ने यह हिंट दिया है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दिया जाता है तो वो भी वापसी कर सकते हैं। वो उन्होंने कहा है। बाकी उन्हें कांग्रेस वापस लेना चाहती है नहीं, ये अलग बात है। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस करने की जो पूरी कोशिश की जा रही थी, जो पूरी साजिश रची गई थी, वो पूरी तरीके से बेनकाब ही नहीं हुई है बल्कि नाकामयाब हुई है। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि चंडीगढ़ में जबरदस्त हार के बावजूद भी जो बीजेपी की नापाक हरकतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक अजीब सा सिलसिला है कि इस जनतंत्र में जनता के द्वारा सरकार चुनकर आगे आती है। 40 जो विधायक हैं वो चुनकर आते हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलता है। लेकिन ये अब बीजेपी का खुला खेल फर्रुखाबादी जो है वो अब सबके सामने है कि आप चाहे आपकी मेजॉरिटी की सरकार हो, आप चाहे कितनी मेजॉरिटी की सरकार बनाएं, लेकिन अगर उन्होंने ठान ली है तो वो कहीं पर भी ऑपरेशन कमल जो है वो चला सकते हैं, पार्टियों को तोड़ सकते हैं, एमएलए को खरीद सकते हैं, एमपीज को खरीद सकते हैं। मेयर का चुनाव हो या चुनाव किसी निकाय का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, एक फॉर्मूला उनका बिल्कुल सेट है कि वो खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, वो ईडी, सीबीआई और आईटी से डराकर किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं और किसी को भी खरीद सकते हैं। और यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सवाल यहां पर उन नेताओं के ऊपर खड़ा होता है जो इस खरीद फरोख्त का हिस्सा बनते हैं। सियासत का रास्ता संघर्ष का रास्ता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है तमाम पार्टियों के नेताओं की हम बात करूंगी और ज्यादातर नेता जो बिकने के लिए तैयार हैं कि वो संघर्ष करना ना तो चाहते हैं और ना ही संघर्ष का रास्ता चुनना चाहते हैं। उनको सीधे तौर पर एसी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी सत्ता की मलाई खाने से फुर्सत नहीं है। और यही वजह है कि संघर्ष का जो रास्ता जिन्होंने चुना है वो सड़कों पर है और वो तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उनका सामना भी कर रहे हैं। और यही वजह है राजीव जी की, अगर आज की बात करें तो अखिलेश यादव को सीबीआई का खनन जो पूरा मामला था उसमें उनको नोटिस गया है। तो अभी जिन लोगों ने, जो लोग झुके नहीं हैं, जो लोग डरे नहीं हैं, आप देखिए या तो वो जेल में है या फिर उनको जेल भेजने की तैयारी है, फिर उन्हें डराने धमकाने की पूरी तरीके से एक जो साजिश है वो रची जा रही है। प्रकाश, हिंदुस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, हमारे साथ लगातार प्रोग्राम से जुड़ते रहते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका। और राजीव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हवाले है पूरा शो। और लेकिन एक ज़रा सुक्खू ने कुछ ब्रेकिंग बता रहे हैं, कुछ सुक्खू की, हाँ, सुक्खू की बाइट जरा सुन लेते हैं। सबसे लास्ट में उन्होंने जब विधानसभा में इनका बजट सत्र जो है वो अनिश्चितकाल के लिए उसके समापन की घोषणा कर दी गई, और उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं और फिर बुशरा जी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं सुक्खू कह क्या रहे हैं। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, नहीं ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने र्यूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर तो अभी आपने यहाँ पर सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू को डिस्क्वालिफिकेशन जो मोशन है उसकी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 5 साल जो है वो सरकार हमारी चलेगी। खरीद फरोख्त की उन्होंने बात की कि करोड़ों रुपए का प्रलोभन जो है वो दिया गया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो धन्यवाद करते हैं उन विधायकों को जिन्होंने प्रलोभन जो है वो नहीं लिया और वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो आपको लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है। कल आपने देखा कि राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें कैंडिडेट्स को जिताने के लिए क्या कुछ किया गया, किस तरह से क्रॉस वोटिंग कराई गई, हॉर्स ट्रेडिंग कराई गई, वो सब आपके सामने है। और इसीलिए हिमाचल में जो कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो नहीं जीत पाए, जिनकी पूरी उम्मीद थी जीतने की, और उसके बाद से ही हिमाचल में ये पूरा संकट जो है वो पूरी तरीके से गहरा गया है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे षड्यंत्र को न सिर्फ बेनकाब किया है, बल्कि साफ तौर पर यह लग रहा है कि अभी उन्होंने इसका ना सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से ले लिया है, क्योंकि डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वहां पर गए, जो विधायक पंचकुला में थे वो अब हिमाचल जो है वो पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ये देखिए खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग का जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, जो लगातार हर कुछ दिन के बाद हमें देखने के लिए मिलता है। आप चाहे किसी भी सरकार को आप चुनकर भेजें, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता सर्वोपरि होती है, यानी कि आप चुनकर भेजते हैं सरकार को, लेकिन यहां पर सरकार ना सिर्फ गिराने तोड़ फोड़ की राजनीति की माहिर मास्टर जो पार्टी है वो हर जगह अपना खेल कर रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से 2-2 पार्टियों को तोड़ दिया गया, कांग्रेस के नेता को अपने में शामिल कर लिया गया। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से पलटी मारी। मध्य प्रदेश में इससे पहले की जो सरकार है वो किस तरह से गिराई गई। ऐसे मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको बता सकती हूं। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जाकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं, अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी और वहां पर किस तरह का लोकतंत्र है वो बताने की बात करते हैं। लेकिन वही देखिए कि किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, वो सब आपके सामने है। सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि इस लोकतंत्र में विपक्ष को ना सिर्फ मजबूत होने की बात तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसी विपक्ष को कैसे तार-तार और तोड़ा जा रहा है, लगातार उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ी जा रही है और उसको हर तरीके से डराया, सताया, धमकाया, तोड़ा जा रहा है, वो सब आज आपके सामने है। और आज का ताजा एग्जाम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। और मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कपूर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। और प्रकाश जी तो मेरे साथ हैं, उनका इस्तकबाल मैं कर चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं करूंगी। और शुरुआत हेमंत जी अगर मैं आपसे करना चाहूं, ये हिमाचल का जो पूरा खेल है फिलहाल, क्या आपको लग रहा है कि ये जो ऑपरेशन लोटस
जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसके षड्यंत्र का ना सिर्फ वो बेनकाब हुआ है बल्कि पूरी तरीके से अभी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि वो 6 विधायक उस पाली में चले गए हैं, तब भी अभी अगर आंकड़ों के और तथ्यों के हिसाब से भी देखें तो भी नहीं लग रहा है कि वहां पर बीजेपी किसी भी तरीके से कामयाब होगी। वक्त रहते कदम उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, मैं कहूंगी देरी हुई है। उस खेल को वो समझ नहीं पाए कि जो राज्यसभा से लेकर और सरकार गिराने की साजिश तक जो चल रहा था, लेकिन अभी आपको लग रहा है मामला कंट्रोल में है। मिश्रा जी, ये जो सारा खेल है हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है सरकार के सबसे लोकप्रिय उद्योगपति का, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस उद्योगपति के इंटरेस्ट के ऊपर ये सरकार जो हिमाचल प्रदेश की थी वो लगातार चोट कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है सेब का बहुत बड़ा बिजनेस है, सेब का बहुत बड़ा कारोबार है, और ये उद्योगपति ना केवल वहां बहुत हैवी मात्रा में बल्क में सेब खरीदता है, बल्कि वहां पर उसके सीमेंट के भी कारखाने हैं। और सीमेंट के कारखानों में अगर आपको ध्यान हो तो पीछे ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, क्योंकि सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट थे वो काफी कम कर दिए थे। जो जो यूनियनें थी उन्होंने सीमेंट ले जाने से मना कर दिया था, लंबे समय तक हड़ताल चली। उसमें भी जो ये उद्योगपति चाहता था वो किसी तरीके से नहीं हो पाया। और उसके बाद जो सरकार का जो प्रिय जो धनपति जिसको आप कहते हैं, धनपशु कहिए कुछ भी कहिए, वो व्यक्ति लगातार इस सरकार को एम्बेरस करने की फिराक में था। और उसकी जो पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आई बुशरा जी, वो ये राज्यसभा का चुनाव था। इसमें दो पहलू है, एक पहलू है इस उद्योगपति का और दूसरा पहलू है कांग्रेस पार्टी की, जो हर प्रदेश में होती है, वो यहां भी थी, बहुत जबरदस्त अंदरूनी फूट। तो उस मौके को ताड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक योजनाबद्ध ढंग से हर्ष महाजन, जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक थे। कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव से, विधानसभा चुनाव से 14-15 महीने पहले ही भाजपा में गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मौके को ताड़ा और उनको टिकट दे दी राज्यसभा की। चूंकि वो वीरभद्र कैंप के बहुत नजदीक थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी बहुत गहरी जड़ें हैं, तो 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस में तो बगावत हो गई। जो ये 3 इंडिपेंडेंट विधायक थे, ये तो भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ जीत के ही आए थे, भाजपा के ही लोग थे। इन्होंने ये भाजपा के पास क्यों गए इंडिपेंडेंट होते हुए, विदाउट एनी कांग्रेस की गुटबाजी एक पक्ष है, लेकिन ये तीनों तो भाजपा के खिलाफ जीत के आए थे, भाजपा के ही लोग हैं। इंडिपेंडेंट क्यों जाएगा? इंडिपेंडेंट सरकार के को समर्थन दे रहे थे, सरकार के पास तो 100 बार जाएगा, उनको अपने काम कराने, वो भाजपा के पास क्यों जाएंगे? इसका सीधा मतलब समझिए क्या है, ये ऑपरेशन लोटस है। दूसरा, तीनों इंडिपेंडेंट गए और वो जो 6 कांग्रेस के एमएलए गए, वो सुक्खू सरकार से, सुक्खू के नाम से, सुक्खू के मुख्यमंत्री के जब वो बने थे तब से उनके खिलाफ नाराज थे। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन को टिकट देकर के इस पूरे खेल को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो तात्कालिक एजेंडा है फिलहाल के लिए, वो एजेंडा क्या था कि राज्यसभा की एक सीट हथियानी है, उस पर डकैती मारनी है मैंडेट के ऊपर। आप मुझे बताइए, 25 सीट भाजपा की थी, कांग्रेस पार्टी की 40 सीट थी। अगर आपके पास धनबल ना होता तो क्या कोई सोच भी सकता है कि 18 विधायकों को उधर से इधर ला सकते हैं? और वो क्या किया उन्होंने, 6 कांग्रेस के तोड़े और 3 इंडिपेंडेंट, हो गए 34-34 दोनों तरफ के, और फिर वो टॉस से उसका फैसला हो गया। ये अगर नया लोकतंत्र है तो इसमें तो आप किसी को भी वोट दे लीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी तो जो बाकी जगह करती है वो यहां भी करेगी। उन्होंने कहा कोशिश नहीं की इसकी। ये जो सरकार का प्रिय उद्योगपति है, इसका पहला एजेंडा था, अगर आपको कल का प्रोग्राम ध्यान हो, जब आप बात कर रहे थे कल के शो में, तो मैंने आपको बहुत साफ कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को विधानसभा चुनाव के बाद गिराने का प्रोग्राम है। याद है आपको, मैंने कल कहा था कि विधानसभा चुनाव के, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद गिराने का पूरा कार्यक्रम है। और अकेले यहां का नहीं है, कुछ और भी खेल है, तेलंगाना के लिए भी कोशिश चलेगी, तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को भी सबक सिखाया जाएगा। ये सारा लोकसभा चुनाव के बाद का होना था। अब यहां पर जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति है, एक है उस प्रिय उद्योगपति के मदद से, धनबल की मदद से, ये सारे 9 विधायकों का मैनेजमेंट, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी फूट का लाभ उठाना, और दूसरा है जो सरकार है इसको चलता करना। इस सरकार को चलता करना फिलहाल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो संख्या बल है उसमें डिफरेंस बहुत है बुशरा जी। कहां कांग्रेस बीजेपी के 25 है और कहां कांग्रेस के 40 है। अगर ये 6 चले भी जाए या उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए
तो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं जाती है, और ये भाजपा को पता है। अब भाजपा इज ट्राइंग टू फिश इनटू द ट्रबल वाटर्स, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ये जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। अकेले आप भाजपा को दोष नहीं दे सकते। जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर पानी ना मर रहा हो तो भाजपा इस तरह की हरकत नहीं कर सकती थी। आपको ध्यान होगा, आज से 15-20 दिन पहले एक चर्चा चली थी, 20 दिन पहले, कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा से आ सकती है। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बहुत, उनको अंदरूनी जानकारी थी कि वहां पर क्या खेल चल रहा है, तो उन्होंने अपने राजस्थान से राज्यसभा में जाना उचित समझा। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर अकेले भाजपा को दोष आप नहीं दे सकते। भाजपा हैज ट्रबल्ड इनटू फिश्ड इनटू ट्रबल वाटर्स। कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और वो सरकार बनने के 3-4 महीने के बाद ही शुरू हो गई थी। और वीरभद्र का जो खेमा है, खासतौर पे उनके बेटे विक्रमादित्य ने बगावत नहीं की, क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन जितने भी जो विधायक गए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सारे के सारे वीरभद्र खेमे के हैं। और वीरभद्र खेमे के बारे में आप यूं मत सोचिए, वीरभद्र खेमे की क्या है। वीरभद्र की जो बेटी है पूर्व मुख्यमंत्री की, उनकी बेटी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाती से शादी हो रखी है, उनकी रिश्तेदार है वो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में है, मत भूलिएगा इस बात को। तो इसके बहुत गहरी जड़ें हैं, और ये यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुत तेज तरीके से, आज की तारीख में सरकार बेशक नहीं गिर रही, लेकिन आपको मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शायद ही कांग्रेस की इस सरकार को गिराना चाहिए, या नीतीश की सरकार को गिराना चाहिए। उनके पास सारा सामान है, सब कुछ कर सकते हैं, धनबल है, एजेंसियां हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो चूंकि लोकसभा का चुनाव है, उसमें लोगों को ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हमने लोकप्रिय जनादेश पे डकैती डाली है, उस संदेश से बचने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये उचित मौका है कि इस मौके का फायदा उठाए और अपने हाउस को इन ऑर्डर करे। भाजपा ना तो कांग्रेस को या किसी अन्य विरोधी दल को धनबल में जाने देगी, ना एजेंसी बल में जाने देगी। उनकी मजबूरी केवल लोकसभा चुनाव तक है कि किसी तरीके से लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद जो चाहे जैसे चाहे वो करने में सक्षम है। तो कांग्रेस के लिए अच्छा ये होगा कि जितना जल्दी हो सके अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आए, और जो ये उद्योगपति के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, इसको बेनकाब करें। जी बिल्कुल। और हेमंत जी, आपके पास मैं लौटूंगी, और जाहिर सी बात है दिल्ली से लेकर हिमाचल तक पूरा अगर हम ये देखें तो कांग्रेस पूरी एक्टिव जो है वो नजर आ रही है, और नजर आना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो उसकी जहां उसकी सरकार है उसको गिराने का पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। और लोकतंत्र में देखिए कि कहां आकर आज हम खड़े हो गए हैं, इस जनतंत्र में जहां जनता चुनकर सरकार को चुनती है और चुनकर अपने नुमाइंदे को भेजती है, और वो एक बदलाव के लिए भी वोट करती है। हर साल 5 साल वो ये तय करती है कि इसी पार्टी को रहना है या फिर उन्हें बदलाव करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो धन बल से या फिर एजेंसीज के दुरुपयोग से कहीं पर भी, भले ही जनता ने कहीं पर किसी भी पार्टी की सरकार चुनकर वहां पर भेजी हो, लेकिन वो जहां चाहे जैसे चाहे वो अपनी सरकार बना सकती है। उसको ये गुमान अहंकार जरूर हो चला है, लेकिन लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ये शायद वो भूल चुके हैं। और इसीलिए इस गुमान में वो लगातार, आप ये देखिए, एक के बाद एक उनका जो ऑपरेशन लोटस है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ मैं एक अकेला सब पे भारी 56 इंची की बात की जाती है, 400 पार की बात की जाती है, 370 आ रहे हैं इस बार, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे वो 370 और 400 पार लाने जा रहे हैं? हकीकत से ये आंकड़े पूरी तरीके से दूर हैं, और यही वजह है कि तमाम तरह के ये जो पूरे प्रचंड हैं, ये प्रपंच हैं, ये पूरे जो है वो किए जा रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आज जो तस्वीर हम लोकतंत्र की देख रहे हैं, चंडीगढ़ में शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया और बताया कि लोकतंत्र की ये हत्या किस तरह से हो रही है, और कैसे जनता ने जो चुनकर, जो भी लोग थे जिन्होंने चुनकर वो भेजा था, उनके साथ किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और जाहिर सी बात है तब से ही बीजेपी बौखलाई हुई थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए, राज्यसभा में ये किया गया मेयर के चुनाव के बाद, और उसके बाद जब उनको अपने मन चाहे नंबर जो है राज्यसभा में मिल गए, उसके बावजूद अब उनका पूरा खेल यह है कि हिमाचल में सरकार जो है या तो उसको गिरा दिया जाए, नहीं तो उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जाए कि हमेशा वो डरी हुई रहे। अभी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और जो सब कुछ अभी फिलहाल चल रहा है लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बीजेपी कर रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं?
तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जब हिमाचल में चुनाव हुए थे तब बीजेपी काफी हद तक मुतमईन थी कि सरकार तो हमारी बनेगी, हमें बहुमत मिलेगा। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को बहुमत मिला। तब बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद वे लोग, उन लोगों में से कोई सीएम बनेगा जो बीजेपी के लिए थोड़ा नर्म व्यवहार रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति सीएम नहीं बना। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री चुना जो एक पिछड़े वर्ग के थे, जो कुछ अलग ख्यालात रखते थे और राजशाही परिवार के नहीं थे। जब सुक्खू सीएम बने तब भी कई लोगों की छाती पर सांप लौटे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, काफी सारे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी को लग रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए, ऑपरेशन लोटस कैसे किया जाए, ये बात तब से चल रही थी। तो ये नई बात नहीं है, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। सुक्खू जब सीएम बने तब कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। प्रतिभा सिंह को और उनके बेटे को कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और एक ऐसे व्यक्ति को तवज्जो दी जो आम आदमी था, आम लोगों के हिस्से का था, आम लोगों से, आम वर्ग से आता था। तो ये चीज कांग्रेस के लिए बड़ी बात रही और ये बीजेपी के लिए सबक था। जो बीजेपी कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कभी सचिन पायलट, कभी टीएस सिंहदेव पर डोरे डालती रही थी, लेकिन उसे हर जगह कामयाबी नहीं मिली। उसने यहां भी डोरे डालने जारी रखे, लेकिन यहां वो डोरे ज्यादा देर डाल नहीं पाई। सवाल यह कि कांग्रेस जो कर रही है अभी हिमाचल प्रदेश में, अब बीजेपी विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह को एकनाथ शिंदे का रेप्लिका बनाने की कोशिश कर सकती है, ये उनकी बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से तत्काल रिएक्ट किया, इसकी बीजेपी को अपेक्षा शायद नहीं होगी। यह भी कहा गया कि किस तरह दुष्प्रचार किया। एक बार तो खबरें फ्लैश हो रही थी आज कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गिर गई, सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, इस तरह की बातें भी हो रही थी। लेकिन बाद में फिर उन्हें खंडन करना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर जो निर्दलीय हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के लोग हैं, जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके पीछे सोची समझी रणनीति रही है। और बीजेपी में नहीं होते हुए भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बड़ा सॉफ्ट कार्नर रखते हैं बीजेपी के प्रति और बीजेपी के आला कमान के प्रति। ऐसा सॉफ्ट कार्नर आप शुरू से देख सकते हैं, सिंधिया ने कैसे सॉफ्ट कार्नर रखा था, कमलनाथ कैसे प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते थे बेटे को लेके, और बाद में उनकी भावनाएं अलग प्रकट हुई। अब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य भी अलग अलग तरीके से मोदी के झांसे में आ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, चाहे मंदिर के प्रति अपनी आस्था को लेकर हो। पार्टी लाइन के खिलाफ ये लोग राम मंदिर के शुभारंभ समारोह में गए थे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी मना किया था, लेकिन ये लोग गए। अब कांग्रेस का जो बागी गुट है, उसके नेटवर्क को संभालने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और यहीं से बीजेपी को मुश्किल लग रहा है कि अब तो खैर बजट भी पारित हो गया है, प्राकृतिक विपदाएं हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये सरकार, ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश को केंद्र की मदद देने की बात नहीं कर रहे हैं, हिमाचल के लोगों को राहत देने की बात नहीं कर रहे हैं। और उन्हें बुरा भी इसलिए लग रहा है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री ने लाखों महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देने की घोषणा की है हाल ही में, उससे भी उन्हें तकलीफ हो रही। उन्हें लगता है कि ये तो उनके लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा आधार कांग्रेस बना रही है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना रुख और साफ रखना होगा। कांग्रेस को अपने तमाम विधायकों को और अपने शुभ चिंतकों को, भले वो निर्दलीय हों, उन्हें भी संभाल के रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कहीं अभिषेक संघवी की जो हार हुई है, ये चीट फेंटी, मटके में से चिट निकाली गई, उस चिट में तो कोई चीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे इंदौर शहर में, ऐसा हुआ है कि जब चिट निकालने का मौका आया तो पता चला कि दोनों ही चिट पर एक ही व्यक्ति का नाम था। तो ये सारी चीजें हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि अभिषेक मनु संघवी इस चीज को कितनी गंभीरता से ले रहे होंगे या क्या जादूगरी होगी, क्योंकि बहुत से तरह तरह के जादूगर चंडीगढ़ में ही नहीं है, शिमला में भी हैं, दिल्ली में भी हैं।
और ये सब जादूगर वही काम कर रहे हैं जो प्रकारांतर में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी वगैरह करते हैं। ये जादूगर भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे राज्यपाल काम कर रहे हैं, जैसे स्पीकर काम कर रहे हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को और सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक बड़ा बड़ा संदेश बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण में यह जरूर दे दिया है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के लोग हमारे यहां आ रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में बीजेपी ये प्रचार फैलाना चाहती है, और भले ही सरकार नहीं गिरा पाई, लेकिन बीजेपी अपने इस लक्ष्य में कामयाब हुई कि लोगों को लगा कि अरे, हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार डांवाडोल हो रही है, रस्सी पर चलती हुई जो लड़की रहती है दोनों हाथों में बांस लेकर, उस तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री की दशा हो गई है। तो बीजेपी को लगता है कि उनके हित में है, और आगे जाकर बीजेपी को मौका जरूर मिलेगा ऑपरेशन लोटस का। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है, और लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें तो लोग बता ही देंगे कि लोग किसके साथ हैं। बुशरा जी, बिल्कुल। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रखी हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और ज़ाहिर-सी बात है, और एक और बात इसमें कहीं न कहीं लगती है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम जगहों से लगभग पॉजिटिव खबरें ही आ रही हैं। कहीं गठबंधन हो गया है, तो कहीं अभी मैं महाराष्ट्र की खबर देख रही थी, वहां पर मीटिंग से मीटिंग का दौर है, और लगभग वहां पर भी सीट शेयरिंग कैसे होगी इसको लेकर पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है। किसी भी वक्त जो है औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो जो ये दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, वो पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट और एक जगह न सिर्फ नजर आ रहा है, बल्कि प्रैक्टिकली जो सीटों की शेयरिंग है वो भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को इन तमाम चीजों में उलझाया जाए, फंसाया जाए, वो इसी से ना उभर पाए। क्योंकि लगातार आप ये देखें, एक के बाद एक, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करना जरूरी हो जाता है, उसकी हम बात करें, राज्यसभा चुनाव की हम बात करें, या फिर अभी हिमाचल को लेकर जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया, लगातार चुनौती पर चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हो रही है। साथ जो दूसरे जो दल हैं उनके साथ भी, चाहे जेएमएम की हम बात करें, या फिर अभी अखिलेश यादव की बात करें, सीबीआई का नोटिस उनको गया है, तेजस्वी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, या फिर केजरीवाल की हम बात करें, तो तमाम जितने भी दल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हैं, सबको आप ये देखें कि एक तरह से एक मुश्किल में इस तरह से फंसाया हुआ है कि वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन अगर करें भी, तो उसके साथ साथ वो दूसरी मुश्किलों से भी दो चार हो रही है, ये सीधे तौर पर दिख रहा है। और राकेश कपूर जी, आपसे सवाल मेरा यही, अभी हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, ये तो एक शायद एक वानगी भर है, शायद इसका अंदाजा कांग्रेस को उस तरह से नहीं रहा होगा, लेकिन इससे मैसेज क्या देने की कोशिश बीजेपी कर रही है लोकसभा इलेक्शन से पहले? और क्या आपको नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री सभाओं में जाएंगे, जब लोगों से वो बात करते हैं, जब भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, परिवारवाद की वो बात करते हैं, लोकतंत्र की वो बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त की वो बात करते हैं, और उसी फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने में सम्मिलित करके इस तरह से लगता है शायद वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करके बीजेपी में तमाम कांग्रेस के नेताओं को वो लाना चाहते हैं, और उस वॉशिंग मशीन में तमाम पार्टियों से लाए हुए जो नेता हैं जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके सबके दाग जो है वो वहां पर धोए जा रहे हैं। इस पूरे खेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको बड़ा डिस्पैशनेटली और बेनियाजी से हमें इसे देखना होगा। इसे कांग्रेस बीजेपी को मैं एक मिनट के लिए एक तरफ रखता हूं। राज्यसभा चुनावों को हमने बना क्या दिया है? 1999 के बाद से राज्यसभा चुनाव क्या हो गए? राज्यसभा चुनावों को हमने, इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पार्शियली लागू होता है, पूरी तरीके से लागू नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ। जो राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद माने, इसको हमने क्या बना दिया है? पहले ये नियम था 2004 से पहले तक कि जो जिस राज्य का स्थायी निवासी है वो उसी राज्य से राज्यसभा में जाएगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने 2004 में,
लेकिन वो असम से राज्यसभा के सदस्य होते थे। उन्हें अपने पर्चे में जी लिखना पड़ता था कि मैं असम का स्थायी निवासी हूं। प्रधानमंत्री हो गए तो ये धर्म संकट पैदा हो गया कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा क्या, तो इसलिए ये संशोधन करना पड़ा राज्यसभा के चुनाव में। उससे पहले ओपन बैलेट हो गया राज्यसभा चुनावों में, सीक्रेट बैलेट खत्म कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ को पार्शियली लागू किया। जो इन 6 विधायकों ने, जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं, इन्होंने जो बीजेपी के हर्षवर्धन जो हैं उनको जी हर्ष महाजन, उनको जो वोट जी दिया है तो उनकी सदस्यता नहीं गई है। अभी आपने सुक्खू की बाइट देखी होगी, सुक्खू जी की, उन्होंने कहा हम डिस्क्वालिफिकेशन हमने अप्लाई किया है बट इट डजंट अप्लाई ऑन देम। वो अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, अनलेस या जब तक के कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे वो कांग्रेस के ही सदस्य रहेंगे। वो कांग्रेस के सदस्य से हटने नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस को ही निकालने पड़ेगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ में सदस्यता चली जाती है, इन इलेक्शंस में आपको व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, ओपन बैलेट होता है, नॉट सीक्रेट बैलेट। हमने क्या कर दिया, ये राज्यसभा की सीटें नीलाम होने लगी हैं। आप हमें बताइए, शराब उद्योगपति से लेकर के और दूध का उद्योगपति तक राज्यसभा में बैठे रहे हैं, जूट से लेकर के कंज्यूमर प्रोडक्ट तक के, बिरला जी से लेकर के और जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है इनका दूध, इनका मालिक, ये सब राज्यसभा में रहे हैं। विजय माल्या राज्यसभा में रहे हैं और आज भी बैठे हुए हैं। जी ये सब उद्योगपति जो हैं राज्यसभा में आते हैं। अब हमने राज्यसभा को वो बना दिया है। बुशरा जी, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर व्यूअर्स, 20वीं सदी तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड का था उसकी सीटें नीलाम हुआ करती थी, नीलाम। उसी हालत पर हम यहाँ पहुंच रहे हैं। या बीजेपी को दोष देना पूरी तरीके से हम उसके माथे पे ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जायज तरीका नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है उसमें पूरी तरीके से फेल्योर है चीफ मिनिस्टर साहब का। अगर 60 का दशक या 70 का या 80 का दशक होता तो अब तक चीफ मिनिस्टर साहब ने 6 बार इस्तीफा दे दिया होता। अब तक 6 बार इस्तीफा दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार होने के बावजूद वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं जितवा सके। ये बहुत बड़ी हार है मुख्यमंत्री की। इसे लेकिन अब पॉलिटिकल मोरालिटी की तवक्को करना बेवजह है आज के दौर में। आज के दौर में देखिए, यहाँ कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कराई, कर्नाटक में कांग्रेस ने वो क्रॉस वोटिंग कराई, वहां 2 बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया। और यूपी में जहां एसपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं एनडीए के एक सदस्य, वो सुहेलवादी क्या है, वो समाजवादी पार्टी, उसके एक विधायक ने एसपी के फेवर में क्रॉस वोटिंग की। ये क्रॉस वोटिंग हर जगह हो रही है, पूरे कुएं में भांग पड़ चुकी है राज्यसभा के चुनावों में। जी हमें ये बात भी देखनी होगी। तो इसलिए हम किसी एक पार्टी को पूरा उसको दोष नहीं दे सकते हैं, किसी एक पार्टी को। राज्यसभा के चुनावों का चरित्र ही हमने ये बना करके रख दिया है। राज्यसभा के चुनाव तो अब एक ऐसे चुनाव हो गए हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो, मतलब अगर मोटे बिल्कुल शब्दों में कहूं तो। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश में
जो ये हो रहा है, सुक्खू जी की सरकार बच गई। अब थोड़े से गुर तो कांग्रेस भी सीखेगी ना बीजेपी से। अब उन्होंने कांग्रेस जो विधानसभा के जो स्पीकर थे, उन्होंने आज 15 बीजेपी के विधायकों को मुअत्तल कर दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। और उसके बाद जी जो है वो बजट पारित हो गया, वॉइस वोट से, ध्वनि मत से पारित हो गया। कुछ गलत नहीं है, वैधानिक है, पूरी तरीके से आईनी तौर पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई। जी तो लेकिन बुशरा जी, सवाल ये है कि कोई तो हो जिसे हम सही कह सकें। आज की सियासत का दौर वो सियासत है, वो भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है कि कोई है कोई है कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है, और दूध किसी का धोबी नहीं है, हो तो भी नहीं है। ये कविता है उसकी। जी जी बिल्कुल। तो राकेश कपूर जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ कुछ और मेरे सवालों के साथ, लेकिन हेमंत जी के पास मैं जाना चाहूंगी। जी, हेमंत जी के पास मैं जाना चाहूंगी। आपसे मेरा राब्ता टूट गया था, मैं आपके पास लौट रही हूँ राकेश जी। जी, तो हेमंत जी, सवाल यही है कि अभी आपको क्या क्लियरली सीधे तौर पर ये लग रहा है कि अभी ये सरकार तो बच गई है, साफ तौर पर लग रहा है, लेकिन सवाल अभी ये भी है कि जिस कॉन्फिडेंस से सुखविंदर सिंह बोल रहे हैं कि ना तो उनका इस्तीफा मांगा गया था, ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया, और ना ही इस तरह का कोई संकट है, क्या आपको लग रहा है पूरी तरीके से संकट के बादल जो हैं वो छट गए हैं और कांग्रेस ने जो पर्यवेक्षक वहां पर भेजे, खासतौर पे DK शिव कुमार जैसे, जिनके लिए जिनको कांग्रेस का चाणक्य जो है वो कहा जाता है, हर मुश्किल से वो निकाल लाते हैं उनको बाहर, तो क्या आपको लगता है वो मुश्किल से पूरी तरीके से बाहर निकाल पाए हैं, या अभी आपको लगता है विक्रमादित्य जो है वो किसी खेल में लगे हुए हैं? क्योंकि एक जो 6 जो विधायक थे, क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें से एक विधायक ने बाकायदा तौर पर माफी मांगी है और माफी मांग के ये कहा है कि उनसे गलती हो गई। ये खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने बताया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक वो उनके राब्ते में है, वो उनके कांटेक्ट में है। तो क्या आपको लग रहा है कांग्रेस भी कोई और खेल भी करी है इस सब के बीच? छोटा सा स्पष्टीकरण दे दूं, जो कपूर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग है उस पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर खेल कुछ और हो गया है लेटेस्ट, और वो ये हुआ कि जब आज सरकार ने बजट पास किया तो सरकार का विप था अपने विधायकों के प्रति, और ये जो 6 के 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है ये उसमें पेश नहीं हुए, उसमें उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और उसको लेकर के सरकार ने डिस्क्वालिफिकेशन मूव एप्लीकेशन मूव तुरंत कर दिए स्पीकर के सामने। अब ये हाईकमान को फैसला लेना है कि पार्टी विप की वायलेशन में क्या इनको सबक सिखाया जाए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि बजट के लिए विप जारी हो सकता है, विधानसभा के लिए नहीं। लेकिन वो आज जब विधानसभा में बजट पारित हो रहा था वो वहां भी नहीं थे, तो इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन मूव किया गया है, ना कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस ओवर के लिए। तो मैं क्लियर कर दूं ताकि दर्शकों में कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा जो आपने सवाल उठाया, देखिए सुक्खू जो है वो संगठन के आदमी है, वो सबसे पहले NSUI के अध्यक्ष रहे हिमाचल प्रदेश में, छात्र राजनीति से चले, उसके बाद वो यूथ कांग्रेस में आए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद वो वीरभद्र सिंह के खिलाफ सियासत करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके 3 से 4 महीने के बाद वीरभद्र खेमा लगातार उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा है, और खुद प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा सिंह है, जो मंडी से MP है, वो लगातार आवाज उठाती आई है कि संगठन का बात को नहीं सुना जा रहा है। और जो वीरभद्र खेमे के जो लोग हैं, जो आज जिन लोगों ने जो फ्लोर को क्रॉस किया, जो बीजेपी के उसको वो कैंडिडेट को वोट दी, 3 इंडिपेंडेंट थे और 6 कांग्रेस के थे। वो 6 के 6 जो कांग्रेस के लोग हैं वो कौन है? वो वीरभद्र खेमे के हैं, और उनके इमीडिएटली बाद इस पूरे खेल को और गति देते हुए कमाल देखिए, विक्रमादित्य जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया, बीजेपी को टिकट नहीं, वोट नहीं दिया, लेकिन आज सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो खेल बहुत साफ है कि वीरभद्र खेमा कंप्लीटली किसी भी कीमत पर सुक्खू को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और उनके ऊपर आरोप क्या लगाते हैं कि सुक्खू ने 18 से 20 एडवाइजर और OSD लगा रखे हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो लगातार जो वीरभद्र का खेमा है वो लगातार दिल्ली को ये बात बताता है हाईकमान को। दूसरी बात, सुक्खू किसी की सुनते नहीं है, ये आरोप लगाते हैं वो।
और तीसरी बात कि उनकी राजीव शुक्ला से भी नहीं बनती है जो उनके प्रभारी है, और राजीव शुक्ला भी दिल्ली में कह चुके हैं कि इनको बदला जाए। लेकिन कांग्रेस की जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसके अंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनवाया प्रियंका गांधी ने, क्योंकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लगातार सक्रिय थी। राहुल गांधी तो उस टाइम यात्रा में थे, अगर आपको याद हो तो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने, उनकी चॉइस थे, ये सुक्खू को बढ़ाया था। सुक्खू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा में जाना पड़ेगा। ये जो 9 विधायक बागी हुए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने सिंघवी को हरवाया, यू विल बी शॉक टू नो कि इनमें से 6 विधायक हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के हैं। हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी किसकी है? मुख्यमंत्री सुक्खू की। और 3 विधायक इनमें से सुक्खू के जिले के हैं, हमीरपुर के। वहां पर हिमाचल प्रदेश में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 17 विधानसभा होती है, तो उनकी कंस्टिट्यूंसी में 9 में से 6 बाकी कांग्रेस के खिलाफ जो गए वो हमीरपुर से हैं, और 3 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करेंगी तो कुल 5 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से, और मुख्यमंत्री उनमें से एक है, 5 में से विधायक, और उसमें से 3 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ चले गए। तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर इस तरह का असंतोष है तो बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी? और यही कांग्रेस पार्टी के लिए वो चुनौती है कि वो इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे। क्या सुक्खू की कार्यप्रणाली में बदलाव होगा, या इस सारे खेल के अंदर जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आज की तारीख में विक्रमादित्य इज टू जूनियर, वो केवल दूसरी बार के विधायक हैं। प्रतिभा सिंह MP है, खुद सीएम नहीं बन सकती। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री दोनों पक्षों को वो स्वीकार्य हो सकते हैं, वीरभद्र कैंप को भी और दूसरे कहने को भी। डिप्टी CM आज की तारीख में वो है। कांग्रेस पार्टी देखिए इस मसले को, चाहे वो DK शिव कुमार चले जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चले जाए, इस मामले के अंदर जो प्रॉब्लम है बुशरा जी, वो इनबिल्ट है, और वो प्रॉब्लम है एक खास वर्ग, राजशाही वर्ग बनाम एक वर्कर वर्ग। लेकिन जब से सुक्खू CM बने हैं उनके भी कार्यप्रणाली बदल गई है। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं है, वो मंत्रियों के भी पर काटने की फिराक में रहते हैं, विधायकों की भी नहीं सुनते हैं, और अपनी मर्जी से अपने सलाहकार मंडली के साथ चलते हैं। ये एक लगातार शिकायत हाईकमान को मिलती रही है। तो ऐसे स्थिति में जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा है 2 महीने के अंदर, कांग्रेस पार्टी हो सकता है, मैं शब्द कह रहा हूं, हो सकता है अभी फिलहाल के लिए संकट को टाल दे, बहला फुसलाकर विधायकों को, जिस तरीके से होता है। DK शिव कुमार चले गए, हुड्डा साहब चले गए हैं, लेकिन लंबे समय तक सुक्खू के नेतृत्व में सरकार वहां पर सुरक्षित रहेगी, इसमें मुझे बहुत गंभीर शक है। और ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को बहुत फूक के कदम रखना होगा। लोकसभा चुनाव में केवल 2 महीने हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का ट्रेडिशनल बेशन भी रहा है, अगर आपको याद हो, लोकसभा के अंदर। और लेकिन पिछली बार 4 सीटें बीजेपी के पास गई थी। जब बाई इलेक्शन हुआ वीरभद्र सिंह की डेथ के बाद, तो उसमें जो चुनाव में उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीती वहां से, उस सांत्वना लहर के ऊपर चल करके। तो ऐसे में 4 सीटें जितनी बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है लोकसभा की, उतनी ही कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इसका सर्वसम्मत हल केवल आज की तारीख में ये दिखता है कि मुख्यमंत्री आपको देर सवेर बदलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए चाहे आप सुक्खू को कायम भी रख लें एक डैमेज कंट्रोल के तहत, कि कोई गलत मैसेज ना जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर यही स्थितियां रही तो मुझे नहीं लगता कि सुक्खू को पार्टी लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएगी। जी, जाहिर सी बात है। और ये लग रहा है कि फिलहाल लोकसभा इलेक्शन तक के लिए शायद ये स्थिति ही जस की तस जो है वो बनी रहेगी, जो फिलहाल नजर आ रही है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अभी कोई शायद बदलाव देखने के ना मिले। और लैंग्वेज हमने कल देखी थी जब क्रॉस वोटिंग हुई थी, और तब जो जिस तरह के उन्होंने बयान दिए थे, और आज जब वो सुबह से जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और लास्ट जो उनका बयान आया है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन मोशन की उन्होंने बात कही है विधायकों को लेकर, जो वो लेकर आए हैं, क्योंकि वेब जारी की गई थी और वहां पर मौजूद नहीं थे विधायक, जो कि बजट सेशन वहां पर जो आज पास कराया गया है बजट, उसमें वो मौजूद नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो मोशन जो है वो लेकर आया गया। वो बॉडी लैंग्वेज में उनके साफ तौर पर ये लग रहा था कि उन्हें कॉन्फिडेंस जो है वो दे दिया गया है, चाहे वो ऑब्जर्वर के जरिए से ही या फिर पार्टी हाईकमान के जरिए से ही, कि अभी आप बने रहेंगे। लेकिन यहां पर फूक फूक कर अभी भी
कांग्रेस को कदम रखने की जरूरत है। आपको लगता है प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ना सिर्फ यहां बल्कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं फिलहाल, हर जगह पर विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष को, मुख्यमंत्रियों को, पार्टियों को बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है और अपनी आंखें, कान, नाक सब कुछ खोलकर रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि उनका मुकाबला, देखिए जब क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में की गई, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वो समझ नहीं पाए अखिलेश यादव, चाहे हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, और पूरा मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है और यहाँ जो तमाम सरकारें हैं उनको फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। बुशरा जी, बड़ा विचित्र मामला है। 25 सदस्यों वाली पार्टी 43 सदस्यों वाली पार्टी को चेतावनी दे रही है, चुनौती बनी हुई है। कहां 43 और कहां 25? मतलब साफ है कि ये 25 विधायक खाली विधायक नहीं, इनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां हैं, दिल्ली की सरकार है, ऑपरेशन लोटस चलाने वाले लोग हैं। अभी कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने विधायकों को बुलाया है, मीटिंग होने वाली है और इसमें तय होगा कि क्या लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का, क्या होगा, ये तय होगा। लेकिन जो डी के शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों हिमाचल के पर्यवेक्षक हैं, वे जो रिपोर्ट देने वाले हैं उस पर 2 भाग होंगे। पहले रिपोर्ट है कि क्रॉस वोटिंग के पीछे किसके जवाबदेही है, कौन जिम्मेदार है जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हुआ, और दूसरा भाग ये होगा महत्वपूर्ण कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की भविष्य की कार्रवाई क्या हो, जिस पर सुक्खू का भविष्य लटका हुआ है, टिका हुआ है, और ये क्या होगा। अभी आज शाम को ही विधायकों की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने। इसमें तय होगा कि हो सकता है कि सुक्खू को हटाने के बारे में भी फैसला हो जाए, हो सकता है जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की बात हो। तो ये आज शाम की बैठक महत्वपूर्ण है। एक बात है कि जयराम रमेश ने भी कहा कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता में कि कांग्रेस सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि पार्टी हमारी प्राथमिकता है, व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और हम हिमाचल प्रदेश के जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। जाहिर है जब हिमाचल प्रदेश के नतीजे आए तो प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप नहीं थे। जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम रमेश की को लोगों ने खारिज कर दिया था। जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। ऐसे में मोदी सरकार बार बार कहते कि मोदी सरकार गारंटी, तो किस बात की गारंटी है? एक अकेला भारी तो कैसे भारी है? मोदी की गारंटी क्या है कि वो हर उस सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार होगी, उसे परेशान करेगी। आप देखिए जब पहली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मिलजुल कर दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को विकसित करने का हर कदम उठाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना, वो भी दिल्ली की सरकार को जो केंद्र में है, राजधानी है। तो ये बीजेपी की परंपरा रही है, उनकी आदत रही कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जो गैर बीजेपी वाले राज्य, उनके साथ पक्षपात होना आम चीज है। ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो साजिश हुई है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ, इसमें सुक्खू की क्या कमी है, इस पर भी पड़ताल हो रही है और इस पर भी फैसला आएगा कि क्या होना है। तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर हों या जयराम, जो भी हों, उन्हें चुनौती है कि अब वो करेंगे क्या। लोकसभा चुनाव सामने है और उन्हें लगता है कि जिस तरीके से सुक्खू जनहित के फैसले ले रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए न केवल लोकसभा चुनाव में परेशानियां हो रही है, बल्कि आगामी जब भी विधानसभा चुनाव होगा हिमाचल में, तब भी बीजेपी को परेशानी होगी, इसमें दो मत नहीं। तो बीजेपी रास्ता देख रही है कि कहां से कोई छेद मिले, कहां वो बारूद भरे, कहां विस्फोट करे, और इसकी कोशिश करने में लगी है। लेकिन हिमाचल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो ये बात जानती है, इसलिए वो कोई भी ऐसा कदम उठाने में नहीं चूकेगी।
हो सकता है कुछ दिनों बाद तमाम हिमाचल के नेताओं को भी सीबीआई और ईडी के छापे पड़ने शुरू हो जाए उनके यहाँ भी, तो कोई आश्चर्य नहीं। बुशरा जी। जी। जी, बिल्कुल, लास्ट लाइन में आपने इसका पूरा सार जो है वो रख दिया है कि कुछ पता नहीं है कि सीबीआई, ईडी या आईटी के छापे पड़ने लगे और उसके बाद फिर कौन-कौन जो है वो किस-किस पाले में चला जाए और किस तरह से बिके, जिसकी बात लगातार खुद कांग्रेस करती रही है कि करोड़ों का ऑफर जो है वो उनको किया गया है, वो प्रलोभन लालच जो है वो लगातार दिया गया है। लेकिन सवाल राकेश कपूर जी आपसे मेरा ये कि खबर ये है कि विक्रमादित्य जो हैं जिन्होंने ज़ाहिर-सी बात है कुछ बड़ा सोच के ही उन्होंने सुबह में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया है, उधर विक्रमादित्य जो है उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पर्यवेक्षक जो है वो विधायकों से बात कर कर लौट आए हैं। अब जाहिर सी बात है मीटिंग होने जा रही है, अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है 5 बजे के आसपास की शायद वो मीटिंग होगी। शाम का वक्त जो है उसके लिए तय किया गया है और उसके बाद ही आगे क्या होगा सूरत हाल हिमाचल में वो तय किया जाएगा। लेकिन अगर ये स्थिति है तो फिलहाल आप इस हिमाचल की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? राकेश कपूर जी। कि चाल जी, बुशरा जी जी मेरी जी आवाज आ रही है? हाँ जी बुशरा जी आ जी, रही है हमें जी। आप एक बात बताइए। एक जी बुशरा जी, एक बात जी बताइए। 40 सदस्यों वाली पार्टी को 25 सदस्यों वाली पार्टी चैलेंज कर रही है और ये सुक्खू साहब जो है वो आराम से सैर सपाटा कर रहे थे उस समय जब हर्ष महाजन खड़े हुए, उनकी उम्मीदवारी जो है वो घोषित की गई। क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री को ये तो बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें अपना घर संभाल करके रखना चाहिए था। ही शुड केप्ट हिज फ्लॉक टुगेदर। वो उसमें असफल हुए, इसमें फेल हो गए। नंबर 1। नंबर 2, मैं अत्री जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, पूरा इत्तेफाक रखता हूं। सुक्खू's डेज आर नंबर्ड। सुक्खू के दिन ज्यादा नहीं है। सुक्खू जी की सरकार ये सेशन तो पार कर गई। अब जैसे भी स्पीकर ने 15 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया, मुअत्तल किया, तो उन्होंने भी वही टेक्निक चली जो बीजेपी करती है। नहीं तो हो सकता था कि बीजेपी वाले स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव रख देते अगर समय होता, चूंकि कल तक था सेशन, कल से ज्यादा का था नहीं, तो ये भी चाल मार सकते थे। उससे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया स्पीकर ने और सरकार बचा ली, सरकार बच गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले 6 महीनों में अविश्वास प्रस्ताव ना आए। 6 महीने बाद आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। जब से सुक्खू साहब की सरकार बनी है तब से एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, तो ला सकते हैं। साल में एक बार तो आ ही सकता है। तो इसलिए सरकार के लिए खतरा लगातार मौजूद है। और ये कांग्रेस का, अभी अत्री जी ने बताया था कि पटियाला राजघराने का संबंध जो है वो वीरभद्र सिंह के शाही परिवार से है। एक संबंध और है, जितेंद्र प्रसाद जी जो थे, जिनके सुपुत्र जितेंद्र प्रसाद अब बीजेपी में हैं और यूपी में योगी कैबिनेट में मिनिस्टर है, कैबिनेट रैंक के बड़े मिनिस्टर हैं, उनके भी संबंध हैं वीर बहादुर सिंह राजघराने में। उनकी मदर की तरफ से उनके संबंध है। तो बीजेपी से संबंध है। विक्रमादित्य का इस्तीफा देना ये पॉइंटर है। प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, लेकिन जो हवा चल रही है उसमें आप कोई गारंटी दे सकते तब क्या होगा? इट इज लोटस ऑपरेशन। इट इज नॉट लोटस ऑपरेशन, इट इज बियॉन्ड द लोटस ऑपरेशन। जो पूरा मामला, ये तो कू जैसा लगता है जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और सरकार पर खतरा मंडरा गया है। उस खतरे से तो निकल गए, लेकिन आगे क्या होगा, कल क्या होगा? बहुत प्रश्न किया अत्री जी ने जी मैं उनसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। और देखिए, बड़ी ये तो कहा जा सकता है
कि बीजेपी हर जगह तोड़फोड़ मचाती है। मचाएंगे ही भाई, क्यों नहीं मचाएंगे। तोड़फोड़ तो होती रही है यहाँ पर। अब उन ऐसे करते हैं, कोई स्तर रहा नहीं है राजनीति का। राजनीति तो गर्त में जा ही रही है लगातार, और सब उसी में डूबते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पूरे कुएं में भांग पड़ चुकी है, सब नशे में हैं, सब अपना अपना हिसाब देख रहे हैं। कांग्रेस को भी ये देखना होगा कि सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह, संगठन और सरकार, इनमें तालमेल कितना बना हुआ है, इनमें तालमेल बना रहना चाहिए या नहीं। अत्री जी ने बहुत खोल करके रखा है कि सुक्खू साहब का काम करने का क्या तरीका है, क्यों इख्तलाफ है लोगों के उनसे, संगठन के लोगों के, उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब सुक्खू जी की साख वो नहीं है। हालांकि वो एक गरीब के बेटे हैं, बस कंडक्टर के बेटे हैं सुक्खू, जिन्होंने अपनी राजनीति जो है वो बहुत शुरुआत बहुत ही कार्यकर्ता के लेवल से शुरू की, इस लेवल तक पहुंच, उनको सलाम है इसके लिए। उन्होंने ये रुतबा हासिल किया, इसके लिए उनको सलाम। और ये कांग्रेस पार्टी ही दे सकती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़े बड़े खान बहादुरों को, कांग्रेस पार्टी ने नाइयों और दर्जियों और धोबियों से हरवा दिया। वो कांग्रेस का इतिहास है। बड़े बड़े खान बहादुर राय साहब और महाराजा साहब, इन सबको ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस तो वो पार्टी है, कांग्रेस ही उन्हें दे सकती थी ये रुतबा, और किसी पार्टी में दम लगता नहीं है मेरे को। हालांकि बीजेपी भी कहती है, प्रधानमंत्री स्वयं गरीब के बेटे कहते हैं अपने आप को, लेकिन हम बीजेपी का देखें तो वहां जो राज्यों में जो मठाधीश हैं, सत्ता पर काबिज हैं, वो वही अपने घराने ही हैं, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं है। जी। अब जो स्थिति बन रही है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा जी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब जो स्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि सुक्खू साहब को मुख्यमंत्री पद से जल्दी ही जाना पड़ सकता है। और ये राजीव शुक्ला क्या कर रहे थे वहां? राजीव शुक्ला वहां के प्रभारी हैं, उन्हें नहीं दिख रहा था कि हर्ष महाजन क्यों खड़े हो गए 25 के बूथे पे? ये क्या वहां राजीव शुक्ला जी शिमला क्या करने जाया करते थे भाई? ये इनको नहीं दिखाई पड़ा। इन्होंने तब अपनी तारें नहीं कसी कि किस तरीके से हमें मुकाबला करना होगा, क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अपने ही बनाए हुए जाल में फंसी है। इस स्थिति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। बीजेपी तो है ही, लेकिन कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। वाजे तौर पे कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, गलतियों का खमियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अगर स्थिति हम ये देखें तो साफ तौर पर ये नजर आता है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है लगातार, और कैसे संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है, और कैसे चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खरीद फरोख्त जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन लगता है कि उसका कोई भी असर बीजेपी जैसी पार्टी पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए लगातार वो अपने मिशन पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।